नमस्कार दोस्तों। हम देह आईएएस टेस्ट सीरीज नंबर 3 देख रहे थे यूपीपीसीएस के लिए। तो इसका 100 क्वेश्चन तो हो चुका है, अब 50 क्वेश्चन बाकी बचे हुए हैं। तो देखिए 101 से देखते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रश्न है वो पॉलिटी और करंट अफेयर से संबंधित है। 101 नंबर में लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो लोकसभा का सत्रावसान हो या विघटन हो, ये राष्ट्रपति करता है। और इसकी चर्चा कहाँ है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में, 85 में है। अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, मैंने पिछली वीडियो में कई बार बताया है। अनुच्छेद 88 किस चीज़ से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताइए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद यानी चीफ इलेक्शन कमीशन का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समतुल्य होता है। विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जब चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाना होता है तो ठीक उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। 103, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु किया गया प्रयास। तो इसे क्या कहते हैं? संरक्षात्मक भेदभाव। 104, भारत के संविधान में वर्णित अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की अनन्य शक्ति है। तो यदि नई अखिल भारतीय सेवा सृजन करना हो, नई अखिल भारतीय सेवा का, तो राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत ये अनुमति दे देती है। 2/3 बहुमत मत देने वाले और उपस्थित जो होते हैं उसके 2/3 बहुमत के साथ अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो जाता है। अच्छा, राज्यसभा की शक्ति जब 312 की है तो 249 को भी हमें याद करना चाहिए। 249 क्या है? 249 के तहत राष्ट्रहित में राज्य सूची के जो विषय होते हैं उसके तहत कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया जाता है। और वो भी कानून कब बनता है, मतलब ये अधिकार भी कैसे दिया जाता है? तो 2/3 बहुमत चाहिए होता है, मत और उपस्थित जो मत देने वाले और उपस्थित जो होते हैं उसके। तो ये शॉर्ट रिवीजन थोड़ा सा हो गया। 105, उपराष्ट्रपति पद हेतु वांछित अर्हताओं में से निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित पूछ रहा है, तो जो पहले है उसे देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, तो हाँ, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, बिल्कुल ये भी अर्हता सही है। और डी नंबर में, वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। तो हाँ, ये तीनों हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ये है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अच्छा, मतलब 4 प्रकार की अर्हता होती है। फिर से दोहरा देता हूँ, 35 वर्ष की आयु, नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, और उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे इसका विकल्प सी इसका आंसर है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए अर्हित हो, नहीं, राज्यसभा से मतलब होता है। और उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। 106, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन क्या है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है। जी नहीं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति। तो पहला कथन गलत। दूसरा, राज्यपाल विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो कुछ सदस्यों को सच में मनोनीत कर सकता है। दरअसल विधान परिषद में 1/6 जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसका मनोनयन राज्यपाल ही करता है, और 5 इसके आधार होते हैं। कौन कौन से? साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। और इसकी चर्चा कहाँ है? 171 में, आर्टिकल 171 में, 171। तो विकल्प बी सिर्फ इसका आंसर हो गया। 107, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन क्या है? इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। जी नहीं, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से सम्मिलित होते हैं। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन, इसका गठन लोकसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद होता है। तो हाँ, जब हर साल बजट पास हो जाता है तो इसका गठन हो जाता है। वैसे ये एक अस्थायी सदन है। कौन? प्राक्कलन समिति। 108, संविधान के अनुच्छेद 136 के संबंध में सत्य कथन चुनें। तो सत्य कथन कौन है? वैसे सारा सत्य कथन मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। यह विशेष इजाज़त से संबंधित है। 136 के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो हाँ, ये विशेष इजाज़त से संबंधित है। बी, इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो हाँ, अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। सी, अपील की इजाज़त स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करती है। तो ये भी सही है। 136 विशेष इजाज़त से संबंधित है
अपील करने का प्रावधान है इसमें, और अपील करने की इजाज़त उच्चतम न्यायालय सब अपने विवेकानुसार प्रदान करती है। तो ये तीनों कथन सही था, डी इसका आंसर हो गया। 109 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय में है, ध्यान रखना है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय में नहीं होता है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होता है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 127 में है। 110 में कथन है, बजट की मांगों में कटौती प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है। जी नहीं, अगर कटौती प्रस्ताव पास हो गया बजट के बाद तो सरकार को त्यागपत्र दे देना होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। कारण क्या है? संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। अगर संचित निधि से धन निकालना हो तो विनियोग विधेयक पारित होना होगा। अच्छा, संचित निधि का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो डी इसका आंसर हो गया, एक गलत आर सही। 111 भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से किस केंद्रीय स्तर के पद के समतुल्य माना जाता है? तो कोई भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो दरअसल संसद के विपक्ष के नेता के समतुल्य होता है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी संसद के विपक्ष के नेता के समतुल्य होगा। और संसद के विपक्ष के नेता को क्या वो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया रहता है, ये भी एक आता है क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछ सकता है कैबिनेट मंत्री के स्तर का ऐसे। अब 112 निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे तो उसके सदस्य नहीं थे, लेकिन 17वां संविधान संशोधन 17th संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित विधानसभा सदस्य थे उनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। तो अनुच्छेद संविधान संशोधन नंबर 70, ये ध्यान रखना है, 1970। 113 केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन विषय निम्नलिखित में से किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो ये देखिए कितना क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, तीनों जीएस वर्ल्ड वाले में भी था और दृष्टि वाले में भी था और ये ध्यास वाले में भी ये क्वेश्चन आ गया। तो टेस्ट सीरीज बनाने से यही लाभ हो जाता है, क्योंकि किताबें तो सबको पता है भाई कि हाँ इसी से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका वही है कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व कीजिए पढ़ने का तरीका पता चलता है। अब देखिए मैं क्वेश्चंस को बता देता हूँ, अब जो जितने फैक्ट मुझे याद आ रहे हैं मैं बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था दृष्टि वाले में ही कि नगरीय प्रशासन स्थानीय प्रशासन कितने प्रकार की होती है, तो 8 प्रकार की होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर उसी में एक क्वेश्चन था मिलान करने वाले में कि कंटोनमेंट बोर्ड यानी छावनी बोर्ड जो नगरीय स्थानीय प्रशासन का प्रकार है वो उसका निपटान कौन करता है, तो रक्षा मंत्रालय करता है। और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है उसका निपटान कौन करता है, ये भी एक प्रकार है केंद्रीय ये नगरीय स्थानीय शासन का। तो केंद्र शासित प्रदेश का निपटान करता है नगरीय स्थानीय प्रशासन के संबंध में गृह मंत्रालय, और एक है जो शहरी मंत्रालय है नगर मंत्रालय। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था उसके व्याख्या में लिखा हुआ था कि नगरीय विकास मंत्रालय का स्थापना कब हुआ है, तो 1985 में, ये भी बात याद रखिएगा। इसका आंसर वैसे 1, 3, 4 हो गया, नगर विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। 114 अगर ये समझ में ना आया हो तो फिर से वीडियो रिपीट कर लीजिए थोड़ा सा। 114 निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? तो मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सी नहीं है, तो अशोक चंद्रा समिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अशोक चंद्रा समिति का संबंध शायद चुनाव सुधार से है, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। लेकिन हाँ इतना गारंटी है कि ये मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं। मूल कर्तव्य से कौन संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति या वर्मा समिति, ये दोनों है जो मूल कर्तव्य से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में आया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और इसी के तहत 42वां संविधान संशोधन किया गया और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में लाया गया। हालांकि अभी अगर पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है तो हमें बताना है 11। क्यों? क्योंकि एक संविधान संशोधन और हुआ 86वां संविधान संशोधन के तहत यह तय कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य उसके पेरेंट्स करेंगे या संरक्षक करेंगे। तो आज 11 है मूल कर्तव्य, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक वर्मा समिति जो है 1999 में आई थी, ये भी मूल कर्तव्य से संबंधित है। अब 115 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सम्मिलित होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तो एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें सम्मिलित कौन होते हैं? तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत हो या निर्वाचित हो, तो सिर्फ संसद के दोनों सदन के सदस्य सारे सम्मिलित होते हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित 2-3 बात जरूर याद आना चाहिए। पहला ये कि अनुच्छेद 66 में
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कहाँ से आकर्षित है, तो भारतीय संविधान में ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रेरित है। और इसका निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे सर्च करके। अब देखिए 116, राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो देखिए राज्य विधानसभा में अगर आंग्ल समुदाय का बात करें तो अनुच्छेद 333 में वर्णित है। लेकिन इससे संबंधित एक करेंट बात बताता हूँ। करेंट बात क्या है, अब इसमें तो कुछ और फैक्ट लिखा हुआ था, लेकिन एक ओनली आईएएस करके है, उनके नोट्स में मैंने देखा, वो करंट अपडेटेड नोट्स निकालते हैं, उसमें लिखा हुआ था 104वां संविधान संशोधन हुआ है, 104 संविधान संशोधन हुआ है, जिसके तहत जो लोकसभा था 331 के तहत वहाँ 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया है अब। और इसी 104वां संविधान संशोधन के तहत ST SC का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये थोड़ा सा था। विधानसभा के बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है, तो अभी फिलहाल जो आंसर है वो यहाँ पर देख लीजिए कि 333 के तहत राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। 117, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। तो द्वितीय अनुसूची इससे संबंधित है। अब देखिए, अच्छा एक आता है क्वेश्चन, चतुर्थ अनुसूची का क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है भाई। तो द्वितीय का तो मैंने बताया यहाँ पर कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो वेतन की बात है वो द्वितीय अनुसूची संबंधित है। लेकिन राज्यसभा में सीटों का आवंटन की अगर बात पूछे तो चौथी अनुसूची है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका हूँ। तो AMTM में जनजातीय प्रशासन से संबंधित अगर बात पूछे तो छठी अनुसूची में है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो गया। जितना हो सके रिवीजन करने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने से तो ठीक है, पढ़ने से समझ में आता है, लेकिन रिवीजन जब तक नहीं करते माइंड में कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो ही नहीं पाती है, और वहाँ जाके पता चलता है याद ही नहीं आ रहा है। खैर देखिए यहाँ 118, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जाँच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है। तो उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है, इसलिए विकल्प इसका C सही हो जाएगा। 119 में सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष नहीं, यहाँ पर सदस्य है। अध्यक्ष तो प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो जो है ही नहीं है ऑप्शन में। तो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में डॉक्टर KM मुंशी को जाना जाता है, तो याद रखना। देखिए मैं फिर से सही दोहरा देता हूँ। प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पहले देश के गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया, यानी मतलब कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले, जब गणतंत्र हुआ था उससे 2 दिन पहले। अच्छा 1-2 पॉइंट और यहाँ पर मैंने लिखा है। अच्छा ये क्या लिखा है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी था कि सबसे पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसका जो मानक समय है 52 सेकेंड है, तो ध्यान रखना है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज समिति जो झंडा समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 120, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द और अखंडता और पंथनिरपेक्ष जो 3 शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और जब 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं तो हमें इससे संबंधित एक बात याद आनी चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये भी बात याद रखिए कि उद्देशिका में यानी कि संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां, तो याद रखना है इस चीज़ को। अच्छा 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संथानम समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया है। तो जो ऑप्शन में है उसके हिसाब से तो केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी, 1964 में। सिफारिश हुआ था 62 में और 64 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक है CBI, हमेशा न्यूज़ में बना रहता है किसी न किसी कारण, तो CBI की भी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर ही हुई है। अच्छा जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक जायसवाल करके हैं व्यक्ति, उनको ये डायरेक्टर नया नियुक्त किया गया है। वो कौन जायसवाल मुझे याद ही नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में ये एक हाई प्रोफाइल केस की जांच कर रहे थे, तो ये थोड़ा करंट अफेयर से थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ
महत्वपूर्ण है। 122 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो महाभियोग से अगर उस पर लग रहा है तो पहली बात तो इसका ऑप्शन ये है कि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरा बात ये भी हमें याद करना है कि 14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी होती है और 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर होते हैं उस पर। और राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको आएगा। और इसी समय मैं बता दूं आपको कि अगर आपको 2012 से 2020 तक के सभी पॉलिटी के प्रश्नों को देखना है तो प्लेलिस्ट में देखिए, अपलोड किया जा रहा है। सारा भी नहीं हुआ है लेकिन अपलोड किया जा रहा है, प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। 123 भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभी देखिए, अभी रिवीजन हुआ था ना कि 4वीं अनुसूची का संबंध किस चीज़ से है, राज्यसभा में स्थानों का यानी सीटों का आवंटन से संबंधित है। 6ठी में क्या था, 6ठी अनुसूची में था AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चार जो राज्य हैं उसमें अनुसूचित क्षेत्र जो हैं उससे शासन के संबंधित था। और जो चौथा अनुसूची है वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और एक आया था दूसरी अनुसूची, उसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित बात कही गई थी। तो शॉर्ट रिवीजन फिर से हो गया। 124 निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत राजनीतिक दलों के निर्वाचित सदस्यों की निर्भरता संबंधी प्रावधान है। तो देखिए 10वां जो अनुसूची है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें ये बातें कही गई है। और इसे कब लाया गया, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 52वां संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को लाया गया। अब देखिए 125 में सूची 1 को 2 से मिलाना है, संविधान का भाग और संबंधित विषय। तो 14(1) भाग 14 का संबंध है अधिकरण से है। और 16 का संबंध है कुछ विशेष वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से। भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन से। और भाग 11 का संबंध है संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से। अब थोड़ा कुछ पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा और पॉइंट पहले से जो डिस्कस किया हुआ उसका रिवीजन। भाग 11 में मैंने कहा कि संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित है, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात है। तो भाग 20 जब भी हम बात करें तो संविधान संशोधन जब भी आता है तो अनुच्छेद 368 याद आना चाहिए। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान संशोधन की जो मतलब व्यवस्था है वो कहाँ किस संविधान से ली गई है, कौन से देश के संविधान से, तो साउथ अफ्रीका से ली गई है, ये ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या है, अधिकरण से संबंधित है। 14 जो है 14 में अधिकरण की बात, ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो याद रखिएगा 14 जो है ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और इसमें 2 अनुच्छेद है 323A और 323B। 323A किस चीज़ से संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। और प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित उसके अलावा और भी अगर कोई अधिकरण बनता है तो 323B। तो ये सारे रिवीजन थे। अब देखिए 126 आपातकाल के लागू होने पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपातकाल लागू हो जाएगा तो एक बार में 1 साल यानी 365 दिन, विकल्प 20 कैंसिल हो जाएगा। 127 निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है। तो देखिए लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति अस्थायी समिति अभी हमने पढ़ा था, लोक उपकरण समिति भी एक अस्थायी समिति है, लेकिन वित्त मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति अस्थायी समिति नहीं है। अच्छा आपसे एक प्रश्न है, अभी इसी में बताया हूँ, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं और वो किस सभा से होते हैं। आप इसके दोनों का आंसर कम से कम जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इंतजार करता हूँ आपके आंसर का। 128 निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा जब जयललिता दीदी थी तो उन्होंने एक आयोग गठन किया था जिसका नाम था राजमन्नार आयोग। इन्होंने बड़े क्रांतिकारी सिफारिशें की थी। जैसे उसमें से एक है ये कि राज्यपाल पद को समाप्त करने के लिए बोला था, और दूसरा उन्होंने पता क्या बोला था कि अखिल भारतीय सेवा जो IAS IPS है इसको भी समाप्त कर दो। तो ऐसे हैं, ये मेंस में काम आ सकता है, अगर कुछ वैसा पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हैं कि राजमन्नार आयोग ने कहा है ये बात। तो इसके अनुसार से एक बात और याद आ रहा है, अवशिष्ट शक्तियाँ बोला था कि राज्य को दे दो, वही अवशिष्ट शक्तियाँ जो ना तो केंद्र सूची में हो, ना ही समवर्ती सूची में, ना ही राज्य सूची में हो, तो ऐसे विषय आ गए हों तो फिर क्या करे भाई। तो वो बोलते हैं कि केंद्र सरकार ये राज्यों को दे देनी चाहिए, लेकिन अभी किसके पास है, ये अभी है केंद्र सरकार के पास। तो याद रखिएगा राजमन्नार आयोग, इसने सिफारिश की थी राज्यपाल पद को समाप्त कर दीजिए, अखिल भारतीय सेवा को समाप्त कर दीजिए, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को दे दीजिए। तो मतलब एक तरह से राज्य को पावरफुल बनाने से संबंधित था। 129 कथन है संविधानवाद एक आधुनिक अवधारणा है। तो बिल्कुल सही है, आधुनिक अवधारणा है संविधानवाद।
कारण क्या है, यह व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बल्कि कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक है। एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 130, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित है? तो अनुलंघनीय मौलिक ढांचा अगर घोषित करने की बात है तो अनुच्छेद 245 का आएगा, तो याद रखना है। अब देखिए 131 में कथन है और विचार करना है, जो सही कथन है उसको चुनना है। फिर पहला कथन है, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधारों पर किया गया है। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये कथन सही है, 2 आधार पर किया गया है। दूसरा, अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो कथन सही है, लेकिन अनुच्छेद जो दिया हुआ है इसमें वो गलत है, क्योंकि 245(1) है अनुच्छेद में ऐसी बातें, तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार ये 1935 का अधिनियम है। तो हाँ, ये बात सही है कि केंद्र राज्य संबंध का जो आधार है वर्तमान में भारत का, वो अनुच्छेद फिर बोल रहा हूँ बार बार, पता नहीं क्यों याद आ रहा है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, वही है आधार। तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 132, आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने हेतु हाल ही में भारत के प्रथम आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। तो ये चेन्नई में की गई है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ए नंबर इसका आंसर हो गया। 133, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला फाइटर बनी? तो देखिए अब इससे 2-3 है, अब ध्यान से सुनिएगा तो कन्फ्यूजन होगा। अगर पूछे प्रथम महिला फाइटर लड़ाकू विमान पायलट, तो भावना कंठ का नाम लेना है। ठीक है, फिर से दोहराता हूँ, अगर पूछे कि लड़ाकू विमान पायलट या फाइटर मतलब प्रथम महिला फाइटर, तो भावना कंठ का नाम लेना है। लेकिन अगर पूछे पहला फ्लाइट इंजीनियर वायुसेना में, तो हीना जायसवाल का नाम लेना है। और नौसेना में अगर पूछे पहली महिला पायलट, तो शिवांगी जोशी को उसका नाम लेना है। फिर से लास्ट में एक बार दोहरा देता हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो स्लो करके और फिर से रिपीट कर लीजिएगा। अगर पूछे कि प्रथम महिला फाइटर इन लड़ाकू विमान पायलट कौन है, तो भावना कंठ। वायुसेना में प्रथम महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, तो हीना जायसवाल। नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी जोशी। बहुत महत्वपूर्ण है ये। 134, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का प्रकाशन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। गलत, नीति आयोग द्वारा किया गया। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में इस वर्ष कर्नाटक प्रथम स्थान पर रहा। तो ये सही है, विकल्प बी केवल 2। 135, डेजर्ट नाइट 21 वायुसेना अभ्यास का आयोजन भारत एवं किस देश की वायुसेना के मध्य हुआ है? तो डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट फ्रांस के साथ, सी नंबर। 136, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के मुख्य सीईओ कौन, मतलब सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर RS शर्मा। विकल्प 20 का आंसर हो गया। अच्छा, कुछ और आए हैं ना वो टेस्ट सीरीज में, जैसे एक अपूर्व चंद्रा का नाम आया है, तो इसको पता है, इनको ILO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, शासी बॉडी का। और एक ये आया था कि यूनेस्को के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत से किसको बनाया गया है? तो उसका नाम थोड़ा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं किसी न किसी टेस्ट दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में करा चुका हूँ करंट अफेयर में। फिर CIC, तो इसी में आया था कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन किसको नियुक्त किया गया है? तो यश वर्धन सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को वाला आप बताइएगा। 137, हाल ही में मनाए गए राष्ट्रीय बालिका दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो वैसे तीनों सत्य है, मैं पढ़ देता हूँ। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। बिल्कुल हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस किसने मनाया था? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा, यह दिवस पहली बार 2008 में मनाया गया था। यह भी सही है। तीसरा, 24 जनवरी 2021 को यह पूरे देश में मनाया गया, तो ये भी सही है। तो तीनों सही, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। 138, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन हाल ही में किया गया। तो ध्यान रखना है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, और ये 16वां संस्करण था। 139, कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान की शुरुआत की गई है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान। 140, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो चंडीगढ़ से हिसार हरियाणा में है, तो चंडीगढ़ से हिसार से एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। 141, जनवरी 2021 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021
किस जारी किया गया, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन, इस सूचकांक में सिंगापुर के पासपोर्ट को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है, बिल्कुल गलत। ये हेनरी वालम ज़्यादातर साल, पता है 2-3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जापान ही आगे रहता है। जापान के ये पासपोर्ट वीज़ा की ताकत इतनी है कि 191 देश में फ्री वीज़ा से जा सकता है, ऐसा उसके पासपोर्ट की शक्ति है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है, जापान। दूसरा कथन है, भारत इस सूचकांक में 85वें स्थान पर है, बिल्कुल हाँ सही है, ये 85वां स्थान है भारत का। अब देखिए 142, सत्य जो है उसे चुनना है, तो पहला देखते हैं, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। देखिए यही अभी मैं ऊपर बोल रहा था कि जब भी 312 आए तो 249 भी याद कीजिए, तो 249 के तहत बना सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। जब अगर राज्यसभा इस मत को अगर पारित कर दे, कैसे पारित करेगी, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करेगी। तो ये कहे पहला कथन सही हो गया। दूसरा, ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी होगी, तो हाँ सही है, 1 वर्ष तक प्रभावी होगी। लेकिन एक देखिए, एक क्वेश्चन इसमें, एक स्टेटमेंट और किसी क्वेश्चन में आया था, ये दोनों तो था ही, उसमें एक स्टेटमेंट था, आप बताइए सही है कि नहीं। अगर ये संकल्प पारित हो गया राज्य सूची के विषय पर, लेकिन 6 महीना तक उसको लागू किया ही नहीं गया, तो जब 6 महीना तक लागू नहीं किया जाएगा ना, तो समाप्त हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन 1 वर्ष में, एक बार में 1 वर्ष के लिए लागू किया जाता है। तो देखिए रिवीजन बार बार जितना करेंगे ना, उतना ज़्यादा क्लियरिटी होगी, तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसलिए फास्ट रिवीजन इसका नाम रखा हूँ। 143, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन में संबंधित प्रावधान का वर्णन है, तो संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अगर वर्णन की बात की जाए तो 239 में वर्णन है, तो विकल्प ए इसका आंसर आ गया। 144, आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या सारे मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? अगर नहीं तो कौन कौन से वो आर्टिकल हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में। 145, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सबसे पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया था जून 1951 में, इसी से संबंधित था, 9वीं अनुसूची से। 146, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था, तो वही 5वां, जब आपातकालीन नहीं लगा था तीसरा वाला 1971 से 77, तो 5वां जो कार्यकाल रहा है, इंदिरा गांधी उसमें प्रधानमंत्री थी। 147, भारत के संघीय न्यायालय के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1935 को हुई थी, तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू जरूर हुई है, लेकिन हुई 1935 में नहीं, 1937 में हुई है, तो ये कथन गलत हो गया। दूसरा, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, तो ये बिल्कुल सही है, सर मॉरिस गवेयर थे, तो याद रखना इस लाइन को, केवल 2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 148 नंबर में, जिला न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसमें जो सारी योग्यताएं हैं मैं पढ़ देता हूँ सिर्फ। पहला योग्यता क्या है जिला न्यायाधीश पद पर बनने के लिए? मिलाइए कि हम में और आप में योग्यता है कि नहीं। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, पहला ये है, तो हम लोग तो कार्यरत नहीं हैं अभी भी। दूसरा, उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो, तो अधिवक्ता यानी एडवोकेट का, तो ये अनुभव तो जो लॉ किए रहते हैं भाई उनमें होता है, अगर वो कर रहे हैं तब। तीसरा, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो ये तीनों है। फिर से दोहरा देता हूँ, वो केंद्र या राज्य में किसी लाभ के पद पर सेवारत नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो, और दूसरा ये हो गया कि 7 साल का अधिवक्ता का अनुभव हो, और उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश कर दी हो, तो 3 है ये उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन हो गया। 139, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1989 में लागू किया गया था, तो याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन बार बार आता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। ये दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में था, पहला टेस्ट सीरीज या शायद तीसरा टेस्ट सीरीज में था। 150, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 40 तो ग्राम पंचायत गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, और 43B जो सहकारी समिति से संबंधित है, स्वच्छ गठन, वो भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। अनुच्छेद 46 भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है। 46 में क्या है जरा देखिए और रिवीजन कीजिए। लेकिन अनुच्छेद 51 जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति, तो ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो विकल्प इसका डी आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ी भी मदद कर रहा हो आपकी तैयारी में, तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरा चैनल अभी नया है तो थोड़ा केयरफुल होकर के कीजिए ऐसा। थैंक यू।